आगे निकलते हैं। 37 लिखा एनालाइज द फिगर गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। एकदम सही है कि अगर हम टी टेम्परेचर पे कोई भी ग्राफ बनाते हैं तो जैसे ही हम T+10 टेम्परेचर लेंगे तो जो मेरे ग्राफ के अंदर वाला पोर्शन ऑफ एरिया है, जो सैडेड पोर्शन में हम आपको दिखा रहे हैं, वो एरिया बढ़ जाता है। तो जो हमारा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा होता है वो इंक्रीज करता है, और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो प्रोडक्ट बना रहा है अगर वो इंक्रीज कर जाता है तो याद रखना रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है। जनरली अगर आप रूम टेम्परेचर के आसपास बात करते हैं तो जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का, हम पूरे इस एरिया का बात करें, हम इस एरिया का बात करें, रुक जाओ थोड़ा कलर बदल के दिखाते हैं। हम इस एरिया का बात कर रहे हैं, हम यहां वाले एरिया का बात करें, ये वाला, ये जो आपको सैडेड पोर्शन में एरिया दिखाई दे रहा है, तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स यही है जो प्रोडक्ट बनाता है। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो ये फ्रैक्शन ऑफ एरिया मॉलिक्यूल्स जो साइडेड पोर्शन में आपको दिखाई दे रहा वो इंक्रीज कर जाता है, और इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज करता है। सही है, ये सब इसके अंदर इंफॉर्मेशन है। अब यहां पे पूछा गया नीचे, द कर्व शोन इन फिगर अबव फिगर इज नोन एज मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। भाई ये मैक्सवेल साहब का दिया हुआ ग्राफ है जो तुमको बताता है कि किसी भी टेम्परेचर पे व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। ठीक है, एक सर्टेन लेवल जिसको आप एक्टिवेशन एनर्जी यहां दिखा रहे हैं, एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा वाला जो मॉलिक्यूल होता है दे कैन गिव प्रोडक्ट, दे गिव्स प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट देता है। ठीक है, और इसको हम लोग मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कहते हैं, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। चलो आगे बढ़े। 38 में लिखा है फॉर द रिएक्शन कंसिडर द प्लॉट ऑफ ln(k) वर्सेस 1/t गिवन इन फिगर। If the rate constant of this reaction at 400 Kelvin is 10 to the power -5 per second, then rate constant at 500 Kelvin is। ध्यान से देखो, दो अलग अलग टेम्परेचर पे अगर रेट कांस्टेंट का डिस्कशन है तो आपको आर्हेनियस इक्वेशन ही फॉलो अप करना पड़ता है। हम लोग ऐसा पढ़े हैं, ये इक्वेशन आपको पहले से पता है, log K2 by K1 will be equals to EA by 2.303 R। याद रखिए आपको पढ़ाया गया 1/T1 माइनस 1/T2। ये हम लोग पढ़ के रखे हैं कि अगर हमारे पास दो अलग अलग टेम्परेचर है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके पास T1 टेम्परेचर है 400 केल्विन, आई होप सो, हाँ T1 टेम्परेचर है 400 केल्विन, और आपके K1 का वैल्यू दिया हुआ है 10 to the power -5 सेकेंड इनवर्स। फिर आपको बोला गया कि देखो भाई T2 केल्विन आपका है 500 केल्विन, और आप यहां पे नया रेट कांस्टेंट निकाले, ये क्वेश्चन पूछा है। अब आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये पूरा का पूरा डाटा बहुत सही है, बस हम लोग को एक ही चीज मिसिंग है, वो है EA बाई R का वैल्यू। R भी हम लोग जानते हैं, हम लोग को EA मिसिंग है, और EA हम लोग निकालेंगे इस ग्राफ से। ठीक है, EA हम लोग निकालेंगे इस ग्राफ से। चलो इस ग्राफ पे आ जाओ। अब आप आर्हेनियस इक्वेशन उठाइए, आप आर्हेनियस इक्वेशन थोड़ा लीजिए। आर्हेनियस इक्वेशन में आप पढ़े K इक्वल्स टू A E पे पावर माइनस EA बाई RT। एक्चुअली हम इस ग्राफ को इक्वेशंस के तौर पे लाना चाहते हैं, एक मैथमेटिकल इक्वेशन लाना चाहते हैं जो इस ग्राफ को दिखाए। तो यहां पे अगर हम लोग दोनों तरफ लॉग लेंगे तो लिखेंगे ln(k) इज इक्वल्स टू ln(a) माइनस EA बाई RT एंड ln(e). सही है ना, ln(e) का वैल्यू 1, ln(e) का वैल्यू 1 करेक्ट है, ln(e) का वैल्यू 1। तो आपके पास आया है ये ln(k) इज इक्वल्स टू ln(a) माइनस EA बाई
आर एन टी। सही है, गौर से देखो, ध्यान से देखो, समझो। तुम्हारा ये ग्राफ एल एन के और 1/t के बीच है। आप अगर ध्यान से देखिएगा तो ये मेरा y एक्सिस है, ये मेरा y इंटरसेप्ट है, और ये मेरा m है, और x के जगह पे 1/t है। हम इसका बात कर रहे हैं, x के जगह पे 1/t है। तो जो इस लाइन का स्लोप है, जो हमारे इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप है, वो एक्चुअली -EA/r है। और तुम क्वेश्चन में देखो ध्यान से, तो स्लोप का वैल्यू -4606 दिया है, तो ये मेरा -EA/r है। ठीक है, 4606 ये क्या है, -EA/r है, ये हमको स्लोप से मिल गया। अब आप आइए राइट हैंड साइड में, और जो आपके पास इक्वेशन 1 था उसको फिर से फर्दर आप कैलकुलेशन में ले आइए, क्योंकि अब आपको EA/r एक साथ मिल गया है। सो इक्वेशन 1 बिकम्स, आपका इक्वेशन 1 क्या हो गया कि दैट log K2/K1 EA/r के जगह पे, EA/r के जगह पे 4606, नीचे 2.303, 1/T1 400 केल्विन, -1/T2 500 केल्विन। आप यहां से थोड़ा और आगे बढ़िए कैलकुलेशन को लेके, आप लिखेंगे log K2 माइनस log K1, यह आ गया आपका 4606, 2.303, इधर हो गया 500, माइनस है 400, और नीचे 500 इंटू 400। आपको ये log K2 निकालना है, और log K1 का वैल्यू कितना था, 10⁻⁻5। दिस इज log 10⁻⁻5। तुम जरा गौर करो, 2.303 से 0.303 से क्या ये पूरा का पूरा 2000 बार में कट रहा है, 2000 टाइम्स, 2000 टाइम्स में पूरा कट रहा है। तो यहां पे आ गया आपका 2000, ऊपर आ गया 100, नीचे है 500 एंड 400। ठीक है, तो ये 3 जीरो और ये 1 जीरो, 4 जीरो से ये कटा, 5 और 4 20, और 5 और 4 20, ये पूरा कट गया राइट हैंड साइड में। तो ये वैल्यू आ रहा है आपका log K2 माइनस log 10⁻⁻5 इज इक्वल्स टू 1। ये 10⁻⁻5 log वाला बाहर आएगा तो +5 log 10 इज इक्वल्स टू 1। आपको मिल गया log K2 +5 इज इक्वल्स टू 1। आप यहां से लिख सकते हो कि दैट log K2 इज इक्वल्स टू 4, या फिर K2 इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, 10⁻⁻4, 10⁻⁻4 सेकेंड इनवर्स। तो ये मेरे K2 का वैल्यू आया। पूरा कैलकुलेशन आपके दिमाग में है, लेकिन ये कैलकुलेशन आप खुद से ही करें, मेरे कैलकुलेशन को ज्यादा वैल्यू ना दे, आप खुद से करें, कैलकुलेशन आपका काम है। तो 10⁻⁻4 हम लोगों का आ रहा है, 10⁻⁻4 हम लोगों का आ रहा है। ठीक है, अच्छा -4 माइनस 10⁻⁻4 आ रहा है, कैलकुलेशन सही है, जरा देख लो एक बार। देखिए कैलकुलेशन पे ज्यादा नहीं जाइएगा, ठीक है, आपको हमेशा ध्यान रखना है, फोकस रहना है चीजों को लेके। ये तो -4 हो गया ना, उधर जाके -4 हो गया। (10⁻⁻4) हम लोग का तो यही आ रहा है। देन दैट रेट कांस्टेंट at 500 Kelvin is
10 to the power -4, ये रहा। ठीक है, तो आपको ये पूरा का पूरा मेथड इस तरीके से रखना है। देखो हम तो आपको समझाएंगे कुछ ऐसा ना कि जरा गौर करना, जरा गौर करना कि आपके पास ये ग्राफ क्यों दिया है। दिस ग्राफ इज गिवन टू फाइंड एक्टिवेशन एनर्जी बाय आर। ग्राफ का ये रोल, और ग्राफ के रोल को आप एग्जामिन कर सकते हैं जब आप नीचे वाला कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से देखेंगे। आपको जो चाहिए था पहले तो वो आप इक्वेशन लिखें। जब आप ये इक्वेशन लिखें तो आपका दिमाग कहता है कि चल भाई T1 दिया हुआ है, K1 दिया हुआ है, T2 दिया हुआ है, हम लोग को K2 निकालना है। लेकिन K2 निकालने के लिए EA चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, वो तो क्वेश्चन में कहीं बताया नहीं। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं बताया तो लेकिन ग्राफ दिया हुआ है, तो आपको ग्राफ पे भरोसा करके थोड़ा ग्राफ के लिए कैलकुलेशन करना था ताकि आपको एक्टिवेशन एनर्जी पता चल पाए। तो जब आप आर्हीनियस इक्वेशन उठाते हैं, धीरे धीरे प्रोसेस करते हैं, तो आपको दिख जाता है कि जो हमारा स्लोप है जिसको हम लोग ग्राफिकली -EA/R लिख रहे हैं वो 4606 है। EA/R का वैल्यू 4606 है। अब आप उसको लेके इक्वेशन में यूज करते हैं, सॉल्व किया, आपको आंसर मिला। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस, ये सब क्वेश्चन पे ध्यान रखना। ओके, लिखा है फॉर अ रिएक्शन। अगला क्वेश्चन, एक्टिवेशन एनर्जी EA इज इक्वल्स टू 0। एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू 0 है and the rate constant at 200 Kelvin is 1.6 into 10 to the power 6 second inverse. The rate constant at 400 Kelvin will be। देखिए हम आपको एक सिंपल तरीके से बताएं, कहीं भी अगर एक्टिवेशन एनर्जी 0 आ जाए, हम आपको बहुत सारा मैथमेटिकल सपोर्ट दे सकते हैं, हम आपको कोई भी एक इक्वेशन उठा के इसमें समझा रहे हैं। देखिए टेम्परेचर के चेंज के साथ के कैसे बदलता है, उसके लिए सबसे अच्छा मैथमेटिकल इक्वेशन ये है, EA by 2.303R और 1/T1 माइनस 1/T2, ये हमारा मैथमेटिकल इक्वेशन है। लेकिन कभी भी कोई भी न्यूमेरिकल अगर तुमको ये बोले कि देखो भाई एक्टिवेशन एनर्जी 0 है, इसका मतलब ये आता है कि log K2/K1, ये राइट हैंड साइड में 0 आ रहा है। और log 0 कब होता है? log 0 तब होता है जब आप log 1 का वैल्यू ले, ये log 1 आ गया। इसका मतलब ये है कि K2/K1 ये 1 है, K2/K1 ये 1 है, और इसका मतलब ये है कि K2 का वैल्यू और K1 का वैल्यू दोनों बराबर होगा। कोई भी ऐसा न्यूमेरिकल जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी 0 दिया हुआ है, याद रखिएगा रेट कांस्टेंट किसी भी टेम्परेचर पे सेम ही रहता है, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी अगर 0 है तो टेम्परेचर के चेंज का कभी भी रेट कांस्टेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। रेट कांस्टेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ एक्टिवेशन एनर्जी इज 0। सो अकॉर्डिंग टू मी, पहला अगर रेट कांस्टेंट 1.6 10 था, तो बाद में भी रेट कांस्टेंट 1.6 इंटू 10 टू द पावर 6 ही रहेगा। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी 0 है, कंसेप्ट आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 40 लिखा है, द रेट ऑफ ए सर्टेन बायोकेमिकल रिएक्शन एट फिजियोलॉजिकल टेम्परेचर T occurs 10 to the power 6 times faster with enzyme without। बिना एंजाइम के जो भी रेट ऑफ रिएक्शन था, अगर आप एंजाइम डाल देते हैं तो रिएक्शन का जो कांस्टेंट है, रिएक्शन का जो रेट है वो 10.6 टाइम्स बढ़ जाता है। द चेंज इन एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन एडिंग एंजाइम, आपको एंजाइम ऐड करने से जो एक्टिवेशन एनर्जी का चेंज है वो आपको फाइंड आउट करना है। देखिए हम लिख रहे हैं, आर्हेनियस इक्वेशन K इक्वल्स टू A एक्सपोनेंट पे पावर -EA/RT। आप इसमें दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, लॉग लीजिए, तो log K इज इक्वल्स टू log A माइनस
EA by RT log E। अच्छा, अभी आप जो log लिया है ना उसका नेचुरल बेस E है, तो नेचुरल बेस E के समय में ये log E का वैल्यू, मतलब जिसको आप ln कहते हैं, ये वैल्यू 1 होता है। तो आपके पास हो गया, अच्छा इसको ln ही लिख दे, ln k इज इक्वल्स टू ln A माइनस EA बाई RNT, ये इसका इक्वेशन है। ठीक है, ये इसका इक्वेशन है। अगर कोई इसको लॉग के टर्म में लिखता है, मान लो हम लोग इसको लॉग के टर्म में लिख रहे हैं, तो हम लोग इसको लिखेंगे log k इज इक्वल टू, अभी नेचुरल बेस 10 है, तो हम लोग लिखेंगे log A माइनस EA बाई 2.303 RT। अब ऐसा मान लीजिए ना कि टी टेम्परेचर पे जब आप विदाउट एंजाइम बात करते हैं, विदाउट एंजाइम आपका रेट कांस्टेंट log k है, विच इज इक्वल टू log A माइनस उस समय एक्टिवेशन एनर्जी EA था, नीचे में 2.303 RT है, ये विदाउट एंजाइम। अब विथ एंजाइम क्या हुआ, विथ एंजाइम समझना, विथ एंजाइम log मेरा जो रेट कांस्टेंट है वो 10⁻6 टाइम्स बढ़ गया, तो नया रेट कांस्टेंट हम लोग k इंटू 10⁻6 लिखे हैं। भाई log A तो बदलेगा नहीं, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी बदल के मान लो एक्टिवेशन एनर्जी का स्टार हो गया, ये विथ एंजाइम। नीचे हम लोग के पास है 2.303 RT, ये विथ एंजाइम है, समझने का कोशिश कीजिएगा, ये विथ एंजाइम है। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़िए, क्या हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में log k प्लस log 10⁻6 फिर से log A माइनस एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन विथ एंजाइम बाई 2.303 RT लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। नाउ सी दैट आप यहां पे log k लिख रहे हैं, और क्या ये 6 लिखा जाएगा, 6, फिर ये log A हो गया माइनस एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन विथ एंजाइम बाई 2.303 RT आएगा, बिल्कुल आएगा। चलो ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं हम लोग। इक्वेशन 2 में याद रखना log k है, और इक्वेशन 1 में log k का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, ये देखो log k ऑलरेडी निकाल चुके हैं। इस log k को उठा के इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 में यूज करेंगे, log k के वैल्यू को इक्वेशन 1 से उठा के इक्वेशन 2 में यूज करेंगे। यूजिंग log k इन इक्वेशन 2, तो log k के जगह पे था मेरा log A माइनस ए बाई 2.303 RT, log A माइनस EA बाई 2.303 RT प्लस log 2 में देखो 6 है, log 2 में देखो 6 है, मतलब इक्वेशन 2 में देखो 6 है, क्या बोल रहे हैं, ये 6, और फिर राइट हैंड साइड में log A माइनस एक्टिवेशन एनर्जी विथ एंजाइम इज इक्वल्स टू log A माइनस एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन विथ एंजाइम बाई 2.303 RT। तो देखो भाई log A से ये log A कैंसिल, हम लोग को चेंज इन एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है, माइनस EA बाई 2.303 RT, ये राइट हैंड साइड का एक्टिवेशन एनर्जी लेफ्ट हैंड साइड में ले गए बाई 2.303 RT
इज इक्वल टू 6 को राइट हैंड साइड मिलेगा -6। इसमें ब्रैकेट के अंदर -EA और +EA स्टार रह गया और बाकी सबको लेफ्ट में ले गए, तो 6 टाइम्स ऑफ 2.303 RT। ये जो ब्रैकेट के अंदर है, क्या ये चेंज इन एक्टिवेशन एनर्जी है? बिल्कुल है। फाइनल माइनस इनिशियल है। -6 इंटू 2.303 RT। चलिए जरा चेक कीजिए ऑप्शंस, थोड़ा छोटा कर लीजिए इसको ताकि समझ में आए हो क्या रहा है। 6 इंटू 2.303 -6 इंटू 2.3, बी वाला ऑप्शन, -6 इंटू 2.303 RT, -6 इंटू 2.303 RT। जरूर क्वेश्चंस को समझिए। सबसे पहले विदाउट कैटलिस्ट, विदाउट एंजाइम, आप कैटलिस्ट भी सोच सकते हैं। आप आर्गेनियस इक्वेशन को लिख के इक्वेशन 1 लाएं, बिना कैटलिस्ट के, बिना एंजाइम के। फिर कैटलिस्ट या एंजाइम यूज करके बोला गया कि भाई रेट कांस्टेंट जो है ना वो 10⁻6 टाइम्स बढ़ जाता है, तो K2 को लिख दिया गया K, पहले वाला K इंटू 10⁻6। और फिर ये इक्वेशन लिखा गया, लेकिन इस बार एक दूसरा एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन लिखा गया जिसको स्टार मार्क से खास तौर पे सिंबलाइज किया गया। यहां से इक्वेशन 2 आया और फिर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व किए। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में सॉल्व किए और फिर हमको मिला चेंज इन एक्टिवेशन एनर्जी। बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है। इन सब क्वेश्चन पे एकदम दिमाग होना चाहिए। क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 41 में आपके सामने लिखा है, व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी किलोजूल पर मोल फॉर अ रिएक्शन if its rate constant double when temperature is raised from 300 Kelvin to 400 Kelvin। सिंपल इक्वेशन बेस्ट है तुम्हारे पास। जैसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर तुम चलोगे तो तुम्हारे क्वेश्चन में बोला गया है कि जो K2 है वो डबल हो गया है K1 का, ठीक है। आपका टेम्परेचर 1, जो इनिशियल टेम्परेचर है दैट इज अबाउट 300 Kelvin, और जो आपका फाइनल टेम्परेचर है दैट इज अबाउट 400 Kelvin। तो बोला गया इन सब कंसेप्ट के बेसिस पे आपको एक्टिवेशन एनर्जी EA का वैल्यू निकालना है। अब देखो हम लोग ऐसा पहले से पढ़ के रखे हैं कि log K2 by K1 will be equals to EA by 2.303 R 1 by T1 minus 1 by T2। ये हम लोग पहले से पढ़ के रखे इक्वेशन। अब जैसा कि क्वेश्चन बोल रहा है उस हिसाब से डाटा पुट करो, ठीक है। तो आपके पास ये वैल्यू हो गया log K2 के जगह पे 2K1 और नीचे K1। EA का वैल्यू आपको निकालना है, ये रह गया हम लोग का 2.303 और चलो हम लोग R का वैल्यू 8.31 लिख देते हैं। टेम्परेचर 1 है हम लोग का 300 और टेम्परेचर 2 है 400, ठीक है। क्या यहाँ पे दोनों K1 कट गया तो ये log 2 बचा। log 2 इज इक्वल टू EA बाई 2.303 8.31। यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए तो 400 में से 300 माइनस होगा और नीचे 400 इंटू 300, सही है। थोड़ा और नीचे चलो, log 2 का वैल्यू 0.301, नीचे से ये 2.303 आ गया और नीचे से ये 8.31 आ गया। दिस विल बी इक्वल टू एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ब्रैकेट के अंदर देखो 400 में से 300 गया तो 100 बचा और नीचे हम लोग का 400 है और साथ में है ना 300 भी है, 100 100 कैंसिल। तो यहां से आपके पास आ जा रहा है 0.301 इंटू 2.303 इंटू हम लोग का 8.31 और इन सबको मल्टीप्लाई करना होगा आपको 4 और 3 1200 से।
जब आप इसको सॉल्व करिएगा यू गेट दैट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। बट अभी जो आपका एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन आएगा इसको सॉल्व करने के बाद, ध्यान रखिए अभी से जो आपका एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन यहाँ आ रहा है इसको सॉल्व करने के बाद वो जूल में आ रहा है। 0.301 मल्टीप्लाई तुमको करना है 2.303 8.31 इंटू 1200। ये जो भी आप कैलकुलेशन करोगे दैट कम्स इन जूल, बट योर फाइनल आंसर जैसा कि क्वेश्चन बोला है वो आपको किलो जूल में लिखना है। आपको फाइनल आंसर किलो जूल पर मोल में लिखना है, लेकिन अभी आपके पास जो आ रहा है वो जूल पर मोल आ रहा है। ठीक है, तो उसको किलो में बदल लीजिएगा, 1000 से डिवाइड कर लीजिएगा, तब आपको फाइनल आंसर मिलेगा। इज दिस क्लियर? तो बहुत सिंपल है, आपको प्रोसेस समझना चाहिए कि क्वेश्चन ये कह दिया है कि आपका रेट कांस्टेंट जो है वो डबल हो जा रहा है, दुगना हो जा रहा है। मतलब K2 जो है वो K1 का डबल है। कब डबल हो रहा है? जब टेम्परेचर 300 केल्विन से 400 केल्विन हो रहा है। आपको इस प्रोसेस में एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बताना है। तो जब कभी भी क्वेश्चन में K का वैल्यू चेंज कर रहा है टेम्परेचर के चेंज के साथ, तो आप सिंपल इक्वेशन यूज करते हैं जो हम लोग आर्हेनियस इक्वेशन से निकाल के रखे हैं। log K2 by K1 is equals to EA by 2.303 R 1 by T1 minus 1 by T2। सारा डाटा दिया हुआ है, पुट करके आराम से कैलकुलेट करना है, आंसर आ जाएगा। और ये लास्ट वाला कैलकुलेशन आपको खुद से करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 लिखा इफ अ होमोजीनियस कैटालिटिक रिएक्शन कैन टेक्स प्लेस थ्रू 4 अल्टरनेटिव पाथ एज शोन इन फिगर। हमारे पास कोई होमोजीनियस कैटालिटिक रिएक्शन है, 4 अलग अलग पाथ से हो रहा है, तुमको बताना इसमें द कैटालिटिक इफिशियंसी ऑफ 1 2 3 4 रिप्रेजेंट्स द रिलेटिव केस वुड बी। देखिए कैटालिटिक इफिशियंसी का मतलब होता है ना कि आप जब इस रिएक्शन में जब आप रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदल रहे हैं तो आखिर कैटलिस्ट ऐड करने के बाद सबसे ज्यादा किस पाथ में उसका इफेक्ट आपको दिखता है, सबसे ज्यादा किस पाथ में उसका इफेक्ट दिखता है, इसी को कैटालिटिक इफिशियंसी कहते हैं। मतलब आप ऐसे समझो कि आफ्टर एडिशन ऑफ कैटलिस्ट if activation energy decreases very large, then rate of reaction increases very large, and this is high catalytic efficiency। और ये हमारे कैटलिस्ट का सबसे बड़ा इफिशियंसी होता है, ये हमारे कैटलिस्ट का सबसे ज्यादा इफिशियंसी होता है। तो तुम इस नए पाथ को देखो 1 2 3 4, ये जो ग्राफ पे 4 पाथ बना हुआ है 1 2 3 4, सबसे कम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का रिक्वायरमेंट 1 में है। अगर आप इस ग्राफ में देखेंगे ना तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन 1 का सबसे कम है, उससे ज्यादा 2 है, उससे ज्यादा 3 है, उससे ज्यादा 4 है। इसका मतलब सबसे तेजी से फर्स्ट रिएक्शन चलेगा कैटलिस्ट में। और अगर हमारा फर्स्ट रिएक्शन का रेट सबसे फास्ट है, फर्स्ट वाले पाथ में रिएक्शन का रेट अगर सबसे ज्यादा है, तो याद रखना कैटालिटिक इफिशियंसी 1 में सबसे ज्यादा है, उससे कम 2 है, उससे कम 3 है, सबसे कम 4 है। ठीक है, कैटालिटिक इफिशियंसी 1 में सबसे ज्यादा है, उससे कम 2 है, उससे कम 3 और सबसे कम 4 है। आई होप सो आप समझ गए होंगे। कैटलिस्ट के ऐड करने के बाद जिस पाथ में सबसे कम एक्टिवेशन एनर्जी का जरूरत पड़ा, इसका मतलब उधर से रिएक्शन सबसे फास्ट होगा।
और वैसा कैटलिस्ट सबसे अच्छा कैटलिस्ट माना जाता है। तो मान लो जैसे ये चारों पाथ में हम लोग कैटलिस्ट यूज कर लिए, सबसे कम एक्टिवेशन एनर्जी का जरूरत 1 में है, देखो ना यहां से देख रहे हो, सबसे कम एक्टिवेशन एनर्जी का जरूरत 1 में है। अगर सबसे कम एक्टिवेशन एनर्जी का जरूरत 1 में है तो याद रखना कैटालिटिक एफिशिएंसी 1 पाथ में सबसे ज्यादा है। ठीक है, विच ऑप्शन इज देयर? दैट ए ऑप्शन इज देयर। 1 2 3 4 रिलेटिव कैटालिटिक एफिशिएंसी 1 में सबसे ज्यादा, उससे कम 2, उससे कम 3, सबसे कम 4। क्वेश्चन नंबर 43। आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग द फैक्टर P, expression for the rate of reaction, expression for the rate of reaction। चलिए थोड़ा यहाँ पे आपसे कुछ बात करते हैं, समझिएगा। क्या हम लोग जो रेट कांस्टेंट लिखते हैं, के इक्वल्स टू ए ई पे पावर माइनस ए बाय आर टी लिखते हैं। अब अगर आप इसको कोलिजन थ्योरी के हिसाब से लेके चलेंगे, तो कोलिजन थ्योरी से तुम दिमाग ऐसे शांत करके समझना कि कोलिजन थ्योरी में जो आप ए लिख रहे हो ना, इस ए को 2 फैक्टर में लिखा जाता है। एक होता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी फैक्टर, जो बताता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ कोलिजन बिटवीन ए एंड बी टेक्स प्लेस पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम। और दूसरा होता है ओरिएंटेशन फैक्टर, ओरिएंटेशन फैक्टर जिसमें आपको यह सिखाया गया था कि कोलिजन कितना भी ज्यादा हो जाए, लेकिन जब तक प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं होगा, और इस प्रॉपर ओरिएंटेशन को हम लोग पी से दिखाते हैं। ठीक है, तो याद रखना कि जिसको तुम इफेक्टिव कोलिजन कहते हो ना, जिसको तुम बोलते हो इफेक्टिव कोलिजन, जो हमारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाता है इफेक्टिव कोलिजन, उस इफेक्टिव कोलिजन में अकेले केवल कोलिजन फ्रीक्वेंसी नहीं होता, उसमें ये प्रोबेबिलिटी या पी फैक्टर भी आता है, ओरिएंटेशन फैक्टर भी आता है। ठीक है, तो ओवरऑल जो आर्हीनियस इक्वेशन हम लोग ऐसे लिखते हैं कि k इज इक्वल्स टू ए ई पे पावर माइनस ई ए बाई आर टी। याद रखना कोलिजन फ्रीक्वेंसी के कंसेप्ट के हिसाब से ये लिखा जाता पी जेड ए बी, साथ में ई पे पावर माइनस ई ए बाई आर टी। आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ P स्टैंड करता है प्रॉपर ओरिएंटेशन फॉर दोज कोलिजन्स विच गिव्स प्रोडक्ट। ZAB बताता है द टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम। और एक्सपोनेंट पे पावर जो माइनस ए बाई आर टी है, वो बताता है कि हाउ मच इज द फ्रैक्शन ऑफ टोटल कोलिजन्स विच इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। तो आपका रेट एक्सप्रेशन यहीं से आप लिख सकते हो। तो K के जगह अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हो, रेट लिखते हो, देन इट विल बी इक्वल्स टू P टाइम्स ऑफ ZAB एंड एक्सपोनेंट फैक्टर पे पावर माइनस ए बाई आर टी। ठीक है, तो ये तुम्हारे रेट को एक्सप्रेस करने वाला इक्वेशन होगा। यहां पे हर फैक्टर का मीनिंग क्लियर रखना, दैट योर बी आंसर इज देयर। हर फैक्टर का मीनिंग क्लियर रखना कि ZAB क्या करता है, यहां से समझो। यहां से ZAB क्या करता है, तो ZAB बताता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी को। कोलिजन फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम। P फैक्टर क्या बताता है, उसमें से प्रॉपर ओरिएंटेशन किसका है, उसमें से प्रॉपर ओरिएंटेशन किसका है। ठीक है, तो इफेक्टिव कोलिजन में P ZAB ये सब टर्म्स है ना, ZAB इंटू ई पे पावर माइनस ए बाई आर टी आ जाता है। ये पूरा का पूरा टर्म बताता है कि पूरे कोलिजन्स में कितना
फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन ऐसा है जो प्रोडक्ट बना रहा है, जो वाकई में प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये चीज तुम्हारे सामने सब कोलिजन थ्योरी का मसला है, उसको ध्यान से समझना है और लैंग्वेज पे ध्यान रखना है कि कौन किसको स्टैंड करता है। क्वेश्चन नंबर 44 लिखा है, फॉर रिएक्शन A प्लस बी एरो C इज एक्सोथर्मिक। अगर A प्लस बी एरो C एक एक्सोथर्मिक है टू द एक्सटेंट ऑफ 30 किलोजूल पर मोल, मतलब इसमें जो डेल एच रिलीज होता है वो ऐसा है। चलिए एक ग्राफ बनाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन तो ग्राफ बेस्ड है। यहाँ वर्टिकल एक्सिस पे हम लोग एनर्जी को दिखाएंगे और यहाँ हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हम लोग प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन को दिखाएंगे। प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन को दिखाएंगे। जब आप बात करते हो किसी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ना, तो हम आपको समझा रहे कुछ। आप रिएक्टेंट के एनर्जी से स्टार्ट करते हो यहां से, फिर एनर्जी बढ़ता है, उसके बाद प्रोडक्ट का एनर्जी उस लेवल से नीचे होता है। ये हमारे रिएक्टेंट का एनर्जी लेवल है, यहाँ पे रिएक्टेंट है। और ये जो नीचे वाला एनर्जी लेवल है, जैसे हम आपको दिखा रहे हैं ये वाला, ये हमारे प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल है। यहाँ पे प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट बन के तैयार है। सही है, ये पूरा प्रोग्रेस है। हम इसमें आपको सब कुछ समझाते हैं, थोड़ा कलर हम बदल लें ताकि यहाँ पर आपको सब कुछ है ना यहाँ पे दिख सके अच्छे से। याद रखिएगा, जो यहां से आपको ऊपर तक का ये वैल्यू दिखाई दे रहा है ना, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी है। फिर यहां से जो नीचे तक का वैल्यू आपको दिखाई दे रहा है ना, ये डेल एच है। और यहां से लेके जो ऊपर तक का ये वैल्यू दिखाई दे रहा है, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन। कहना चाहते हैं ऐसा कि ये आपका एक्टिवेशन एनर्जी है फॉरवर्ड डायरेक्शन का, ये आपका इंथैल्पी चेंज है फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंड दिस वन इज फॉर एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। तो अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, आप अपने क्वेश्चन के हिसाब से चलिए, जो क्वेश्चन बोल रहा है उसको समझिए। तुम्हारे क्वेश्चन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, जो हमारा डेल एच है, देखिए हम एक्सोथर्मिक यहां लिख देते हैं लेकिन हम माइनस साइन नहीं दे रहे, क्योंकि हमको अभी केवल उसके मैग्नीट्यूड का काम है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन दैट इज 30 किलो जूल पर मोल, ये तुम्हारा डेल एच। और जैसे कि क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड डायरेक्शन का, जो एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड डायरेक्शन का दैट इज 249 किलोजूल पर मोल। बस हम आपको ये बोल रहे हैं ना कि एक बार फिगर को ध्यान से देखिए और एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड और डेल एच को यूज करके एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड देखिए। क्या यहां से अकॉर्डिंग टू दिस फिगर आपको एक्टिवेशन एनर्जी अगर बैकवर्ड का लिखना होगा, तो जो एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड का आया है प्लस डेल एच इसमें ऐड होगा। जो एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड का आया है प्लस डेल एच उसमें ऐड होगा ना। ठीक है, ये पूरा गैप भाई, ये डेल एच वाला 30 आ गया, ये डेल एच वाला 30 आ गया, और ये वाला 249 आ गया। 249, 249 ना, टू कितना रे, हाँ 249। तो इन दोनों को ऐड करना है, तो आपका एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर बैकवर्ड आ जाएगा। फॉरवर्ड के लिए 249 प्लस 30, ओवरऑल इट इज 279 किलो जूल पर मोल। दिस इज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन। इस प्रोसेस में, इस रिएक्शन के अंदर एनर्जी ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन यही है। ठीक है, हम तो बोलेंगे बस एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखो, ये जो डायग्राम आपके सामने उसको देखो, उसको देखो और चीजों को समझने का कोशिश करो, दिमाग शांत करके समझने का कोशिश करो। ठीक है, सब आंसर इसी में है। ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 बी ऑप्शन इज देयर। पीछे आओ, एक मिनट जस्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45
लिखा है हायर ऑर्डर जिसका मॉलिक्यूलैरिटी 3 से ज्यादा होता है, रिएक्शंस आर रेयर ड्यू टू। कोई भी रिएक्शन में आप जब मॉलिक्यूलैरिटी का डिस्कशन करते हैं उसमें आपको बहुत बार ऐसा बताया गया है, बोला गया है कि देखिए भाई मॉलिक्यूलैरिटी जनरली 1 या 2 होता है, मॉलिक्यूलैरिटी 3 होना बहुत रेयर है और मॉलिक्यूलैरिटी 4 तो इम्पॉसिबल है। तो आखिर क्या कारण है कि ये हायर ऑर्डर का मॉलिक्यूलैरिटी वेरी वेरी रेयर है? तो इसके पीछे का कंसेप्ट बहुत सिंपल होता है। देखो, कोलिजन थ्योरी ये कहता है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में एक साथ टकराए और उसके पुराने बॉन्ड का ब्रेकिंग और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हो। लेकिन जब आप ये सोचते हैं ना कि 3 मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली टकराए एकदम एक साथ, क्षण भर का कोलिजन में डिफरेंस नहीं होना चाहिए, 3 मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली एक साथ टकराए, तो ये बहुत बहुत रेयर है कि 3 मॉलिक्यूल एक ही समय में एक ही साथ टकराएगा। तो हम ऐसा मानते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस कोलिजन है 3 मॉलिक्यूल का, वो काफी कम होता है। इस वजह से मॉलिक्यूलैरिटी, हायर मॉलिक्यूलैरिटी जैसे 3 या 3 से ज्यादा, ये बहुत रेयर है। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन एकदम इसको करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है। लो प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस कोलिजन ऑफ ऑल द रिएक्टेंट स्पीसीज, लो प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस कोलिजन ऑफ ऑल द रिएक्टेंट स्पीसीज आर वेरी वेरी लो, वेरी वेरी रेयर। इंक्रीज इन एंट्रोपी, शिफ्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम, लॉस ऑफ एक्टिव स्पीसीज, ये सब है ना, बस गलत स्टेटमेंट है। सही आपका फर्स्ट वाला है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 46, इन द रिएक्शन चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। अब आपको अगर फर्स्ट ऑप्शन आप देखेंगे ना तो वो रेट ऑफ रिएक्शन को लिखा हुआ टर्म है। क्या हम यहां से रेट ऑफ रिएक्शन को ऐसे नहीं लिख सकते हैं? माइनस डेल कंसंट्रेशन ऑफ HI, नीचे 2 आएगा, 2 डेल टी, फिर आएगा प्लस डेल कंसंट्रेशन ऑफ H2 और नीचे आएगा 1 डेल टी, फिर आएगा प्लस डेल कंसंट्रेशन ऑफ I2 और नीचे 1 डेल टी। तो इस बेसिस पे अगर गौर करोगे तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, आगे है स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ HI रिएक्टेंट एंड H2 एंड I2 आर नॉट सेम। बिल्कुल सही है, HI का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, लेकिन H2 और I2 का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, तो वो सब सेम नहीं माना जा सकता। ठीक है, एक 2 है, 2 1 है। रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ HI इज ट्वाइस ऑफ रेट ऑफ फॉर्मेशन। देखो, जब आपसे ये कहा जाए ना, हम सी ऑप्शन चेक कर रहे हैं, जब आपको बोला जाए रेट ऑफ कंजम्पशन, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ HI, इसका मतलब आप समझ रहे हैं आपको क्या बोला जा रहा है? इसका मतलब बोला जा रहा है माइनस डेल HI बाई डेल टी, माइनस डेल HI बाई डेल टी, दिस इज रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ HI, दिस इज रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ HI। तो तुम देख रहे हो ये 2 जो है, ये 2 जो है वो इससे जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 2 टाइम्स ऑफ प्लस रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2, 2 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2। ये टर्म क्या है? देखो, जैसे समझना, थोड़ा यहाँ पर दिमाग खुला रखना, समझना सब कुछ। जैसे ये वाला जो टर्म है उसका मीनिंग ये है, माइनस डेल HI बाई डेल टी का मतलब है रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ HI। उसी तरह प्लस डेल H2 बाई डेल टी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2, इसका मतलब है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2, ये रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 है। तो मेरे सी ऑप्शन में ये दिया हुआ है, मेरे सी ऑप्शन में ये दिया हुआ है, तो तीनों का तीनों सही है, मतलब डी, ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, डी ऑप्शन होगा। ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, डी ऑप्शन होगा। मीनिंग समझिए जी, मीनिंग, हम जिस जिसको सर्कल कर रहे हैं उसका हम मीनिंग बोल रहे हैं, उसको समझना सबको।
देखो ये वाला टर्म जहां हम अभी ये ग्रीन से आपको क्लोज कर रहे हैं, यह है रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ HI या रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ HI। ये क्या है? तो ये है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 या रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ H2। ये क्या है? देखो हम कॉफिशिएंट छोड़ देते हैं। ये डेल I2 बाई डेल टी क्या है? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ आयोडीन या रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयोडीन। ठीक है, तो समझना है कि हाँ आखिर किस टर्म को क्या कैसे बोला जा रहा है, कैसे लिखा जा रहा है। ठीक है, तो वहां चारों का चारों ऑप्शन आपका करेक्ट है, सॉरी तीनों ऑप्शन करेक्ट है। बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे काम करते हैं। 47, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस विथ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये तो गलत है ना। जैसे जैसे हमारे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। बी वाला, रेट लॉ और रेट इक्वेशन शोज रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। सही है ना। रेट लॉ या रेट इक्वेशन दिखाता क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किन किन कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर डिपेंड करता है और किस पावर के साथ। तो कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट को दिखाता है, रेट लॉ उस पर डिपेंड करता है। बी आंसर। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट आर मोल पर लीटर पर सेकेंड। गलत है ना। रेट कांस्टेंट का ये यूनिट नहीं है, ये यूनिट है रेट ऑफ रिएक्शन का। ये यूनिट है रेट ऑफ रिएक्शन का, रेट कांस्टेंट का नहीं है। रेट कांस्टेंट का यूनिट तो हर ऑर्डर के लिए अलग अलग आता है। ठीक है, डी में लिखा है फॉर द रिएक्शन ए प्लस बी एरो प्रोडक्ट इफ रेट इज ए पे पावर एक्स एंड बी पे पावर वाई, ए एंड बी आर ऑलवेज इक्वल्स टू एक्स एंड वाई। ये गलत हो गया ना, ऑलवेज लग गया। हमेशा जरूरी थोड़ी ना है कि ए एक्स होगा और बी वाई होगा। कॉफिशिएंट्स के बराबर होता है क्या ऑर्डर? हमेशा कॉफिशिएंट ऑर्डर हमेशा क्या कॉफिशिएंट्स के बराबर होता है? नहीं, कभी कभी हो जाता है, लेकिन हमेशा कॉफिशिएंट्स के बराबर होगा जैसे यहां ऑलवेज मेंशन है, ये गलत है। कॉफिशिएंट्स के बराबर भी हो सकता है, कॉफिशिएंट से अलग भी हो सकता है, यही तो ऑर्डर है। ठीक है, तो बस आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, बाकी ए सी और डी इनकरेक्ट है। बी ऑप्शन करेक्ट है, बाकी ए सी और डी ये सब इनकरेक्ट है। आप समझ गए होंगे, सारा चीज एक्सप्लेन कर दिया गया आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन में लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इनकरेक्ट। भाई आपको इनकरेक्ट चुनना है। ठीक है, ऑर्डर इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट। यही तो अभी हम पीछे बता रहे थे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो हमारा रिएक्टेंट में जो कोएफिशिएंट्स लगा रहता है उसके बराबर भी हो सकता है और उससे अलग भी हो सकता है। उसके बराबर भी हो सकता है और उससे अलग भी हो सकता है। हम लोग कैसे निकालते ऑर्डर? एक्सपेरिमेंट से। स्टोइचियोमेट्री देख के हम लोग ऑर्डर थोड़ी ना लिखते हैं, हम लोग तो एक्सपेरिमेंट करते हैं, अब उसके बाद ऑर्डर निकालते हैं। वो हो सकता है स्टोइचियोमेट्री के बराबर भी आ जाता है, कभी भी नहीं भी आ सकता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो ये फर्स्ट वाला सही है भाई। बी में लिखा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज सम ऑफ पावर टू द कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट टू एक्सप्रेस द रेट ऑफ रिएक्शन। बिल्कुल सही है। आप कोई भी रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे कोई रेट एक्सप्रेशन लिखें कि ए पे पावर अल्फा बी पे पावर बीटा, तो अगर हमको इस रिएक्शन का ऑर्डर लिखना होगा तो जो ए और बी का पावर आ रहा है उसको ऐड करना है, तो ये बी ऑप्शन में लिखा हुआ। ठीक है, सी में लिखा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज होल नंबर। अब ये गलत है, हमेशा ऑर्डर होल नंबर ही होगा। ये जो ऑलवेज वर्ड लग जाता है ना, उस ऑलवेज वर्ड पे सबको ध्यान देना। हमेशा मेरा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन केवल होल नंबर ही होता है क्या? जरूरी नहीं है भाई, कभी जीरो भी होता है, कभी फ्रैक्शनल भी होता है। ठीक है, तो ऑलवेज के कारण ये लाइन मेरा गलत है।
ऑर्डर कैन ओनली बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, ये फिर से सही है। ऑर्डर का कैलकुलेशन आप एक्सपेरिमेंट से ही करते हो, स्टोइचियोमेट्री देख के ऑर्डर नहीं बताते हो, एक्सपेरिमेंट देखते हो और उसके बेसिस पे है ना बताते हो कि हाँ व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, वेदर इट इज इक्वल्स टू स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट और नॉट, एट ऑल डिपेंड्स ऑन एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज। ठीक है, तो सी वाला इनकरेक्ट है, बाकी तीनों करेक्ट है। इस तरह के क्वेश्चन पे ध्यान रखना, जो आज इनकरेक्ट हो रहा है कल तुमसे करेक्ट के तौर पे भी पूछ सकता है। हम सब चीज को इसीलिए एक्सप्लेन कर रहे हैं, हम हर चीज को इसीलिए, हर ऑप्शन को इसीलिए हम आपके सामने एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49, करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मॉलिक्यूलैरिटी इज। आपको इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट खोजना है मॉलिक्यूलैरिटी। देखो मॉलिक्यूलैरिटी जो किसी भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का या कोई रिएक्शन का होता है ना, वो थ्योरी वाला हिस्सा है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर कोलाइडिंग साइमल्टेनियसली टू गेट द प्रोडक्ट। ठीक है, तो कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली टकरा रहा है ताकि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सके। अब ये जो हम लोगों का कंसेप्ट है, ये एलिमेंट्री रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, इन सब में अलग अलग आता है। तो अब इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए आप सारा ऑप्शन पढ़े। पहला लिखा इट डिपेंड्स अपॉन द स्लोवेस्ट स्टेप, ये जरूरी नहीं है। हम लोग बहुत बार ऐसा भी मॉलिक्यूलैरिटी निकाल, मतलब ऐसा भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक स्टेप्स को ऐड करके लाना पड़ता है। आप इसी सीरीज के क्वेश्चन में बहुत ऊपर जाइएगा तो एक बार हम ओजोन वाला एक क्वेश्चन बता रहे थे जिसमें ऑक्सीजन आ गया था, नेसेंट ऑक्सीजन, तो नेसेंट ऑक्सीजन को फास्ट स्टेप से हटाना पड़ा था। ठीक है, तो वो केवल स्लोवेस्ट स्टेप पे डिपेंड करेगा, ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। इट मे बी आइदर होल नंबर और फ्रैक्शनल। देखो मॉलिक्यूलैरिटी अगर होगा तो वो केवल होल नंबर ही हो सकता है, फ्रैक्शनल तो हो ही नहीं सकता। कैन यू इमेजिन कि किसी का मॉलिक्यूलैरिटी फ्रैक्शनल आ जाए? फ्रैक्शनल कैसे आ सकता है? या तो एक मॉलिक्यूल टकराएगा, या 2 मॉलिक्यूल टकराएगा, या 3 मॉलिक्यूल टकराएगा। अब तुम बोलोगे 2.5 मॉलिक्यूल टकरा गया, 2.25 मॉलिक्यूल टकरा गया, 4.25, ऐसा थोड़ी ना होता है, वो हमेशा होल नंबर होगा। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। देखिए हम इसको ऐसा नहीं बोल सकते कि ये गलत है, लेकिन थोड़ा डीप पढ़ लेते हैं। It shows the number of reactant molecules involving in elementary step of chemical reaction. देखिए अगर हमको सी और डी में कुछ चुनना है ना, तो सी वाला बता रहा है कि आप केवल उसको मैकेनिज्म से निकालते हैं, मैकेनिज्म ड्रॉ करते हैं और उसके बेसिस पे निकालते हैं। और डी वाला बोल रहा है कि मैकेनिज्म में भी जो एलिमेंट्री स्टेप आता है, जो पूरे रिएक्शन को एक स्टेप में डिफाइन कर सके, वही तुमको मॉलिक्यूलैरिटी बताता है। तो अगर हमको सी और डी में से एगो चुनना है ना, तो हम डी वाले को टिक करेंगे क्योंकि डी में सी भी आ जाता है। अब सी बोलिएगा सर गलत है क्या? हम सी को गलत नहीं बोल रहे, हम सी से ज्यादा डी को वैल्यू दे रहे हैं क्योंकि डी के अंदर सी भी है। डी क्या लिखा है? लिखा है इट शोज द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्विंग इन एलिमेंट्री स्टेप। और सी लिखा है कि इट इज ऑब्टेन फ्रॉम मैकेनिज्म। जब आप किसी भी रिएक्शन का मैकेनिज्म ड्रॉ करते हैं तो उसमें जो एलिमेंट्री स्टेप में पूरे रिएक्शन को दिखाया जाता है, उसी एलिमेंट्री स्टेप के बेसिस पे आप मॉलिक्यूलैरिटी को लिखते हैं। तो ऑलरेडी डी में मैकेनिज्म का भी बात है, तो एक चुनना है तो डी चुनेंगे। ठीक है, एक चुनना है तो डी चुनेंगे। आगे बढ़ो। 50, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इसमें से कौन करेक्ट है तुमको ये बताना है। Concentration dependence of rate is called differential rate equation. Concentration dependence of rate is called differential rate equation. सही है, क्योंकि आप याद कीजिए डिफरेंशियल रेट ऑफ रिएक्शन में आप लिखते हैं dr/dt is equals to k concentration of reactant पे पावर n, where n is the overall order. तो जब हम डिफरेंशियल रेट का बात करेंगे ना, तो वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा ही करेगा। ठीक है, खाली एक ऑर्डर को छोड़ के, दैट इज 0। बी में लिखा इट इज ऑलवेज कन्वीनियंट टू डिटरमाइन द इंस्टेंटेनियस रेट। देखिए इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को आप वैसे ही रिएक्शन पे डिटरमाइन कर पाते हैं
जो रिएक्शन है ना मॉडरेट रफ्तार से चलता है। कोई भी ऐसा रिएक्शन जो बहुत बहुत फास्ट हो या बहुत बहुत स्लो हो, ऐसे दोनों रिएक्शन के इंस्टेंटेनियस रेट को आप मेजर नहीं कर सकेगा। इस सीरीज का सबसे पहला क्वेश्चन याद करो, वहां पूछा गया था कि भाई किस तरह के रिएक्शन का रेट मेजर करना ज्यादा कन्वीनियंट है। तो याद रखना वहां लिखा हुआ था कि जो मॉडरेट रेट से रिएक्शन होता है उसके रेट को मेजर करना इजी है। तो आज फिर वही बात आए, इट इज ऑलवेज कन्वीनियंट टू डिटरमाइन इंस्टेंटेनियस रेट। ना ऑलवेज तो नहीं है भाई, क्योंकि अगर कोई रिएक्शन बहुत फास्ट या बहुत स्लो होगा तो उसका इंस्टेंटेनियस रेट मेजर करना मुश्किल है। सी में लिखा है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस आर सेम फॉर द रिएक्शन ऑफ डिफरेंट रिएक्शन ऑर्डर। गलत है। हर तरह के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन सेम कैसे होता है? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आप ऊपर ही देखिए ना, ये जो आपका इक्वेशन लिखा है, अगर आप इसको जीरो ऑर्डर कहते हैं तो ये इक्वेशन होगा माइनस डी आर बाई डी टी इंटू के, क्योंकि ये रिएक्टेंट कंसंट्रेशन टर्म पे पावर जीरो है तो ये खत्म हो गया। और अगर आप फर्स्ट ऑर्डर कहते हैं तो ये इक्वेशन है माइनस डी आर बाई डी टी इंटू के, और यहाँ पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन रह जाएगा। तो दोनों सेम थोड़ी ना है, अलग अलग तरह के ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन अलग अलग होता है, सेम नहीं होता। ठीक है, अलग अलग होता है। चलो बढ़िया, तो हम लोगों का ए ऑप्शन करेक्ट हुआ, बाकी बी और सी गलत है। 51 लिखा फॉर द रिएक्शन H2 plus Br2 arrow 2 HBr, H2 plus Br2 arrow 2 HBr, the rate of reaction is K, H2 Br2 पे पावर 1/2, the correct statement about reaction, the order of reaction। अच्छा तुम इस पावर को देखो, H2 पे पावर 1 है और Br पे, तो अगर हमको इस रिएक्शन का ऑर्डर लिखना है तो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में 1 और ब्रोमीन के रिस्पेक्ट में 1/2, टोटल मिलके 1.5 ना हुआ, तो 2.5 लिख रहा है, ये गलत है। द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज सेकंड इनवर्स। रेट कांस्टेंट के, रेट कांस्टेंट के का यूनिट सेकंड पे पावर -1 फर्स्ट ऑर्डर के लिए होता है। क्या ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है? नहीं, बिल्कुल नहीं, तो भाई यहां भी नहीं होगा। फिर सी में है द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन इज 3/2। मॉलिक्यूलरिटी कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, गलत है। द यूनिट ऑफ रेट इज मोल पर लीटर पर से, हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि आपके लिए रेट ऑफ रिएक्शन का तो एक ही यूनिट होता है, हम शुरू से बोलते आ रहे हैं। रेट ऑफ रिएक्शन का एक ही यूनिट होता है, कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो फिर सर हम लोग जो अलग अलग यूनिट पढ़ते हैं वो किसका होता है? भाई तुम जो अलग अलग यूनिट पढ़ता है ना वो रेट कांस्टेंट का होता है। रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन दो अलग चीज है। हम यहां पे एक बार फिर से आपके दिमाग में इस चीज को थोड़ा बैठा दे। रेट ऑफ रिएक्शन का एक ही यूनिट है, कंसंट्रेशन में बोलोगे तो मोल पर लीटर पर सेकेंड है, और अगर प्रेशर में बोलोगे तो प्रेशर का यूनिट मान लो बार पर सेकेंड है। लेकिन रेट कांस्टेंट का जो यूनिट है, लेकिन जो तुम्हारे सामने रेट कांस्टेंट का यूनिट है जिसको आप के दिखाते हो, इसको याद रखना डिफरेंट होता है, डिफरेंट यूनिट फॉर डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शन। डिफरेंट यूनिट होता है अलग अलग तरह के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन का एक ही यूनिट होता है, मोल पर लीटर पर सेकेंड या बार एटीएम पर सेकेंड, लेकिन रेट कांस्टेंट का अलग अलग यूनिट होता है। (52) Among the following statements, the correct statement about the half-life period of first order reaction। देखिए भाई, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए,
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम टी हाफ का वैल्यू जो हम लोग पढ़े हैं वह है 0.693/K। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पहला ऑप्शन में लिखा है इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और मेरे हिसाब से पहला ही ऑप्शन सही है। देख लो नीचे, टी हाफ कहां किसी कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड कर रहा है, ये तो कांस्टेंट की तरह आ गया 0.693/K, ये तो कांस्टेंट है, ये किसी भी कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये कांस्टेंट है। ठीक है, फिर प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ये सब गलत है। प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ कंसंट्रेशन, ये सब अलग अलग ऑर्डर के लिए, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ पीरियड कांस्टेंट होता है, उसको कंसंट्रेशन से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कांस्टेंट होता है, उसको कंसंट्रेशन से कोई मतलब नहीं। 53 फॉर द रिएक्शन 2A + B प्रोडक्ट बना, when concentration of both A and B becomes double, then rate of reaction increases from 0.3 mole per liter per second to 2.4 mole per liter per second। भाई क्वेश्चन पढ़ के आपको आंसर निकालना चाहिए, क्वेश्चन पढ़ के आपको आंसर निकालना चाहिए। देखिए, अगर हम रेट लिखेंगे तो हम लिखेंगे के ए पे पावर अल्फा और बी पे पावर बीटा। अब फर्स्ट केस में हम ये मान लें कि मेरा रेट है आर नॉट, के ए पे पावर अल्फा और बी पे पावर बीटा, इसको फर्स्ट केस मान लेते हैं। फिर मेरा सेकंड केस क्या कहता है, सेकंड केस में बोलता है कि जब आप ए के कंसंट्रेशन को डबल कर दिए और बी के कंसंट्रेशन को भी डबल कर दिए, तो जरा देखना कि जो रेट पहले 0.3 था, मतलब ये आर नॉट को आप 0.3 से इक्वेट कर सकते हैं, ये 0.3 था, तो मेरा नया रेट 2.4 हो जाता है। 2.4, अच्छा 2.4 का मतलब 8 गुना, 8 टाइम्स। आर नॉट अगर 0.3 माना गया है तो 2.4 होना मतलब 8 गुना रेट होना। ए को डबल कर दिए, बी को डबल कर दिए, रेट हो गया 8 गुना। फिर बोला गया व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल्ड एंड द रेट ऑफ रिएक्शन इज दिस टू, मतलब खाली ए को दुगना करो। थर्ड केस में बोला गया कि आप क्या कीजिए ना, खाली ए के कंसंट्रेशन को डबल कीजिए और बी के कंसंट्रेशन में कोई छेड़छाड़ ना करें, तो ये कंसंट्रेशन 0.6 हो जाता है। 0.6 का मतलब दुगना, सही है। अब इसके बेसिस पे तुमको ए के रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में ओवरऑल ऑर्डर ये सब सोचना है। अब आप देख लीजिए इस सबको पूरा ऊपर से नीचे सबको ध्यान से देखिए, सबको ध्यान से देखिए, मन में बताइए कि अल्फा और बीटा क्या है। तुम जरा गौर करो भाई, अगर हम लोग फर्स्ट में थर्ड से डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/3, तो आपको आर नॉट में 2r0 से डिवाइड करना है और राइट हैंड साइड में के ए पे पावर अल्फा बी पे पावर बीटा में के 2a पे पावर अल्फा और बी पे पावर बीटा में डिवाइड करना है। तो ये बीटा वाला टर्म कट गया, के कट गया, ए भी कट ही गया, आर नॉट इधर कट ही गया, तो आपके पास बचा क्या? आपके पास बचा आर नॉट छोड़ दो, 1/2 इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में बचा है 1/2 पे पावर अल्फा, इसका मतलब अल्फा का वैल्यू 1 है, अल्फा का वैल्यू 1 है ए के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर। अब बी के रिस्पेक्ट में सोचो, बी के लिए आप क्या करो ना, सेकंड में थर्ड से डिवाइड कर दो, सेकंड में थर्ड से डिवाइड कर दो। ठीक है, जब आप सेकंड में थर्ड से डिवाइड करते हैं, इधर चलिए, जगह नहीं इधर, डिवाइडिंग इक्वेशन 2
बाई 3। तो 2 में है हम लोगों का 8R0 और 3 का है 2R0। यहाँ पे कि A का वैल्यू है 2A पावर अल्फा, B का वैल्यू है 2B पावर बीटा, बाई के A है 2A पावर अल्फा और B तो B ही है पावर बीटा। तो जरा देखिए, दिमाग लगाइए, जो जो कट रहा काटिए। क्या ये लेफ्ट हैंड साइड में हम लोगों का 4 आएगा? के कट गया, ए कट गया, बी कट गया, तो क्या ये 2/1 पे पावर बीटा आएगा? तो देखो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में 2 पे पावर 2 है, यहाँ 2 पे पावर बीटा है, तो आपको यहां से मिलेगा बीटा इज इक्वल टू 2। मतलब क्या है? मतलब ये है कि ए के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर और बी के रिस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। ए के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर, बी के रिस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है और ओवरऑल ऑर्डर 3 है। अल्फा का वैल्यू ए के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर, बीटा का वैल्यू बी के रिस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर और ओवरऑल ऑर्डर 3 है। अब चलिए ऑप्शन देखते हैं, उसी के हिसाब से जो आएगा मैच कराएंगे। तो लिखा है द होल रिएक्शन इज ऑफ फोर्थ ऑर्डर, गलत हो गया। होल रिएक्शन इज ऑफ थर्ड ऑर्डर। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी इज 1, गलत है, ए के रिस्पेक्ट में 1 है। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी इज 2, दैट सी ऑप्शन इज करेक्ट। डी फिर से गलत। बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है? 2 है। बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है? 2 है। तो देखो ये सब